गांव में वरुण और सौरभ नाम के दो गरीब भाई रहा करते थे। दोनों गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे। शाम के समय वरुण अपने घर पर आता है और अपने भाई को मौजूद न पाकर अपनी पत्नी परी से पूछता है, अरे सौरभ कहाँ गया? अभी तक लौटा क्यों नहीं? तुम्हारा भाई तो अब एकदम निकम्मा हो गया, ना कोई काम करता है ना कमा कर लाता है। दिन भर बस यूं ही गांव की गलियों में आवारागर्दी करता रहता है। ये सुनकर वरुण का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। दरअसल वरुण अंदर से बेहद लालची किस्म का व्यक्ति था। आने दो, आज उस नालायक को तो बताता हूँ मैं। बड़ा आया। वरुण गुस्से में घर के बाहर आकर अपने छोटे भाई सौरभ का इंतजार करने लगा। क्यों रे, कहाँ मर गया था तू सौरभ? भैया वो मैं काम की तलाश में गया था। बड़ा आया काम की तलाश में। अरे बस यूं ही काम की तलाश में ही घूमता रहेगा या कुछ करेगा भी? अरे कोई भी छोटा मोटा काम पकड़ ले। ये घर मुफ्त की रोटियों का अड्डा नहीं है और मैं कोई मूर्ख नहीं हूं जो दिन रात मेहनत करके कमाऊं और तू आवारा घूमते हुए हराम की खाए। अरे मेरी बीवी है, कल को बच्चे होंगे, उनके बारे में भी सोचना है मुझे, समझ गया? ये कहकर वरुण गुस्से में घर के अंदर चला गया। अपने भाई की कड़वी बातों से सौरभ अंदर तक टूट गया और बिना कुछ खाए ही चुपचाप सो गया। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने खाना तक नहीं खाया। चलो अच्छा ही हुआ, एक वक्त का खाना तो बचा। सब ठीक है, लेकिन कल को जब हमारे बच्चे होंगे तब तुम अपने भाई का क्या करोगे? अरे सीधा सीधा बोलो परी, कहना क्या चाहती हो? तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। आज वो कुंवारा है इसलिए चुप है, कल को उसकी भी बीवी आएगी और वो भी इस घर में हिस्सा मांगेगी। आधा घर तो उसके हिस्से में चला जाएगा, फिर हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? ये सुनकर वरुण एकदम चौंक गया। अच्छा तो फिर क्या करना चाहिए परी? करना क्या है, उसे साफ कह दो या तो काम करके घर का खर्चा उठाए वरना घर छोड़ दे। जो नहीं कमाता उसका इस घर पर कोई हक नहीं। वरुण तो वैसे ही मन लंबे समय से अपने भाई को घर से निकालने की योजना बना रहा था। पत्नी का साथ मिलते ही वो पूरी तरह तैयार हो गया। देखो भाई सौरभ, मैं क्या कह रहा हूँ कि पिताजी ने ये घर हमारे नाम बराबर बराबर किया था, लेकिन अब तो तुम मेरी ही कमाई की रोटी खा रहे हो। अब भैया आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाया। अरे इसमें समझने ना समझने वाली क्या बात है? देखो भाई, सीधी बात है, मैं घुमा फिरा के नहीं कहूंगा। अब या तो घर छोड़ दो या फिर आज तक जितना भी खाना खाया है उसकी एक एक पाई लौटा दो, बस। सौरभ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना सामान समेटकर घर से निकल गया। इधर सौरभ अपनी आंखों में आंसू लिए पलाशपुर गांव के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां से गांव का प्रधान गुजरा।
अरे क्या बात है सौरभ, क्या हो गया? तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो? क्या कहूं प्रधान जी, भैया ने मुझसे मेरे खाने पीने का हिसाब मांग लिया। कहते हैं कि आज तक उनके घर में उनकी कमाई से जितना भी खाया है उसका एक एक पाई मैं उनको दे दूं। जितनी भी रोटी खाई है उसकी कीमत चुका दूं, नहीं तो घर छोड़ दूं। अब काका आप तो जानते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, कहां से चुकाऊंगा, इसीलिए छोड़ दिया घर, चला आया सब कुछ पीछे छोड़कर। सौरभ का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अब वो पूरी तरह अकेला हो गया था। बस बस शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। दिल छोटा मत कर सौरभ। गांव में, मतलब गांव के बाहर मेरी एक पुरानी झोपड़ी है, बरसों से खाली पड़ी है। तुम चाहो तो जब तक चाहो वहां रह सकते हो। प्रधान जी, मैं जीवन भर आपके इस उपकार को नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधान मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। और सौरभ अगले ही दिन उस झोपड़ी में रहने चला गया। सौरभ रात भर बड़ी मेहनत से झोपड़ी की साफ सफाई करता रहा और मेहनत के बाद उसने झोपड़ी को रहने लायक बना दिया। हाँ, अब बताओ सौरभ, आगे क्या करोगे? प्रधान जी, मैं कोई बड़ा काम तो नहीं जानता, बस मजदूरी करना ही आता है मुझे। देखो बेटा, गांव छोटा है, यहाँ मजदूरी का काम मुश्किल से मिलता है, लेकिन जंगल में लकड़ियाँ काटो और दूसरे गांव में बेचो, यह बड़ा अच्छा काम है। लकड़ियाँ अच्छे दामों में बिकती है और कमाई भी बढ़िया हो जाती है। सौरभ को प्रधान की सलाह पसंद आई। अगले ही दिन सौरभ कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया और लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने लगा। कुछ ही समय में उसकी आमदनी अच्छी होने लगी। तुम मजदूर के मजदूर ही बने रहे और तुम्हारा छोटा भाई लकड़ियां बेच बेच कर अब धनवान बन रहा है। सुनने में तो मेरे भी आया है भाग्यवान की लकड़ी बेचने में उसको बहुत ही खरा मुनाफा हो रहा है। तो फिर तुम भी जंगल जाकर लकड़ियाँ काटो और गांव में बेचो, क्या पता हमारी किस्मत भी बदल जाए। वरुण ने अपनी पत्नी की बातों पर गंभीरता से विचार किया। और अगले दिन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। हाँ, ये पेड़ की लकड़ियां बड़ी मजबूत लग रही है, वृक्ष भी काफी पुराना है। ठीक है, बस यही काट कर बेचूंगा, बड़ा अच्छा मुनाफा होगा। जैसे ही वरुण कुल्हाड़ी उठाता है, उसकी नजर झाड़ियों के पीछे कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ती है। अरे वो क्या है? वो दौड़कर झाड़ियों की ओर गया और देखा एक सुनहरा चमकदार अंडा वहां पड़ा हुआ था, जो चमकीले कीड़ों की तरह चमक रहा था। हे भगवान, तूने तो पहले ही दिन मेरा भाग्य बदल दिया। अगर पहले पता होता तो मैं तो कभी मजदूरी ही ना करता। तभी एक भारी सी आवाज वरुण के कानों में गूंजी।
इस अंडे को ले जाने से पहले एक बात सुन ले। इस अंडे को अपनाना होगा, तभी तेरा भाग्य बदलेगा। अचानक पीछे से आई आवाज से वरुण चौंक गया और पीछे पलटा। इस अंडे के साथ जो कुछ भी तुझे मिलेगा उसे अपनाना होगा, तभी यह तेरा भाग्य बदलेगा। हाँ साधु महाराज, क्यों नहीं अपनाऊंगा? ये अंडा भी मेरा हो गया और जो कुछ भी इसके साथ है वह भी मेरा है। इतना कहकर वरुण दौड़ता हुआ घर लौट गया। अरे ये अंडा तो काफी बड़ा लग रहा है और ये पूरा सोने का है। कहाँ से मिला? जंगल में मिला। और सुनो, एक साधु मिले थे। उन्होंने कहा कि इस अंडे के अंदर से जो कुछ भी मिलेगा उसे अपनाना होगा, तभी ये अंडा हमारा भाग्य बदल देगा। अजी छोड़िए उन साधुओं की बातों को, जरा सोचो इस अंडे को कितने अच्छे दाम पर बेच सकते हैं, पूरा खेत खरीद सकते हैं। बात तो तुम सही कह रही हो। वैसे भी वो साधु पहेलियों में बातें कर रहा था। जो मिलेगा अपना होगा। अरे जब सोने का अंडा ही मिल गया है, बस अंडे का मिलना ही तो मेरे भाग्य का बदलना है। वरुण की आंखों में चमक आ गई। एक काम करता हूं भाग्यवान, कल सुबह ही सूर्यगढ़ जाकर इसे अच्छे सुनार को बेच आता हूं। रात को वरुण अपनी पत्नी परी के साथ सो गया। परी, मेरी प्यारी परी, उठो, मैं सूर्यगढ़ की ओर जा रहा हूं। परी उठकर बैठ गई। वरुण जैसे ही सोने के अंडे को उठाने ही वाला था कि अंडा अचानक हिलने लगा और देखते ही देखते फट गया। अंडे के अंदर का दृश्य देखकर वरुण और परी दोनों स्तब्ध रह गए। अरे इसके अंदर तो मैना पक्षी है और ये तो घायल लग रही है, बहुत ही बीमार है। मैना पक्षी धीरे धीरे आंखें खोलकर उन्हें देखने लगी। अरे लेकिन भाग्यवान साधु महाराज ने तो कहा था कि अंडे के अंदर जो कुछ भी होगा उसे अपनाना होगा, लेकिन ये तो बहुत ही घायल और एक बीमार मैना है। अगर इसे घर में रखेंगे तो फालतू में गंदगी करेगी और हो सकता है बीमारी भी फैला दे। बताओ तुम क्या कहती हो? तुम सही कह रहे हो, तो फिर इसका क्या करें? इसे फेंक देते हैं। अरे नहीं नहीं, इसे फेंकते नहीं हैं। एक काम करते हैं ना, इसे सौरभ को दे देते हैं। सौरभ जैसा मूर्ख ही इसे पाल सकता है। हमें तो बस सोने के अंडे से मतलब है। ऐसे में चिड़िया भी सुरक्षित, अंडा भी हमारे पास और बेचकर मुनाफा ही मुनाफा। पहली बार तुमने कुछ सही कहा है। वरुण मैना पक्षी को उठाकर सीधा सौरभ की झोपड़ी की ओर चला गया। अपने बड़े भाई को देखकर सौरभ चौंक गया। अरे सौरभ सुनो, ये पक्षी मुझे घर के बाहर घायल अवस्था में मिली है। अब देखो, मुझे तो पक्षियों से नफरत है, इसलिए इसे तुम्हारे पास छोड़ने आया हूँ। तुम्हें तो पसंद है ना ये सब। इतना कहकर वरुण वहां से चला गया और सोने का अंडा लेकर सूर्यगढ़ की ओर रवाना हो गया। इधर सौरभ ने मैना की ओर देखा। उसकी आंखें कमजोरी से खुल भी नहीं रही थी। ओहो, बेचारी तो बहुत ही कमजोर और घायल लग रही है।
मुझे इसे वैद्य को दिखाना चाहिए। सौरभ मैना पक्षी के बारे में वेद को सब कुछ बताता है। ये लो जड़ी बूटियां। सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय इसके जख्मों पर लगा देना। चिंता मत करो, कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी। ठीक है, जाओ। सौरभ मैना को लेकर झोपड़ी लौट आया और दिन रात उसकी सेवा में लग गया। सूर्यगढ़ से लौटकर वरुण ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली अपनी पत्नी के हाथ में रख दी। अरे इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं! अरे मेरी प्यारी परी, वो अंडा बहुत ही महंगे दामों में बिका है। हम माला माल हो गए। इसका मतलब मेरी सोच बिल्कुल सही थी। अब एक काम करो, इस धन से एक बड़ा खेत खरीद लो। अगले ही दिन वरुण ने एक विशाल खेत खरीद लिया और खेती करने लगा। कुछ ही समय में वरुण की आमदनी बढ़ने लगी। उसका घर अब सुंदर और संपन्न हो गया। इसे कहते हैं किस्मत। तुम्हारा मूर्ख भाई तो अब भी झोपड़ी में है और उस मैना पक्षी की सेवा में ही लगा है। अच्छा हुआ हमने साधु महाराज की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तो कह रहे थे अंडे के अंदर जो कुछ है उसे अपनाना होगा, तभी तुम्हारा भाग्य बदलेगा। अरे साधु महाराज कहां से जाने हम कितने चालाक हैं। हाँ, अगर हम उसे अपनाते तो ना तो हमारे पास धन आता और ना ही मान सम्मान। हम भी सौरभ की तरह ही गरीब रह जाते, मैना को पालते हुए। क्यों सही कहा ना मैंने? यह कहकर वरुण हंसने लगा और परी भी उसके साथ हंसी में शामिल हो गई। इधर सौरभ मैना पक्षी की सेवा में अपनी जान तक झोंक चुका था। मैना के जख्म अब लगभग ठीक हो चुके थे, लेकिन वो अब भी बीमार सी लगती थी और उसकी कमजोरी नहीं जा रही थी। ओहो, तुम्हारे सारे जख्म तो भर गए हैं, लेकिन न जाने कौन सी बीमारी है तुम्हें जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। वैद्य जी भी कह रहे थे कि उन्होंने हर तरह की जड़ी बूटी आजमा ली, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। क्या करें? सौरभ इतना ही बोल पाता है कि अचानक मैना पक्षी उसकी ओर देखकर इंसानी आवाज में बोल उठती है। मेरी बीमारी जड़ी बूटियों से ठीक नहीं होगी सौरभ। मैना के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर सौरभ चौंक गया। डर से वो पीछे हट गया और उसे घबराकर देखने लगा। डरने की जरूरत नहीं है सौरभ, कम से कम तुम तो मत डरो। इस संसार में केवल तुम ही हो जिसने मेरी निस्वार्थ सेवा की है, जबकि तुम्हारे भाई ने तुमसे झूठ बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला? क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे भाई के दिन अचानक कैसे बदल गए? वो जो एक मामूली मजदूर था, आज उसके पास खेत है, धन है, मान सम्मान है। हाँ, लेकिन भैया शुरू से मेहनती थे, तो हो सकता है कि उन्होंने कोई व्यापार किया हो और मुनाफा हो गया हो। नहीं, तुम्हारे भाई को जंगल में एक सोने का अंडा मिला था। उसी अंडे से मैं निकली थी, घायल और बीमार अवस्था में, लेकिन उसने मुझे नहीं अपनाया, तुम्हें सौंप दिया और स्वयं सोने का अंडा बेचकर राज्य में धन कमाने चला गया। ये सुनकर सौरभ गहरी सोच में डूब गया। हाँ, वैसे मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है।
मुझे तो खुशी है कि जब भैया तुम्हें देकर गए थे तो तुम बहुत बीमार थी, बोल भी नहीं सकती थी। देखो अब तुम्हारे सारे जख्म भी भर चुके हैं, बस तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। मेरे शरीर में जो भीतरी कमजोरी है वो केवल पवन वन में स्थित लाल तालाब के जल से ही ठीक हो सकती है। लाल तालाब का पानी? ओ, लेकिन वहां तो राक्षसी रहती है और जो भी वहां गया है वह कभी लौट कर नहीं आया। राक्षसी वहां हर आने वाले से एक सवाल पूछती है और कोई भी उसका उत्तर आज तक दे ही नहीं पाया। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा जीवन अब उसी जल पर निर्भर है। अगर वो जल मुझे नहीं मिला तो मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। इतना कहते ही मैना की आंखों में आंसू आ गए। अरे अरे, क्या हो गया? मैं अपनी सेवा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक करने के लिए हर कोशिश करूंगा। अगर लाल तालाब का जल तुम्हारा इलाज है, कोई बात नहीं, मैं वो लेकर आऊंगा। लेकिन वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। अरे, मुझे ईश्वर पर भरोसा है। मैना, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं लाल तालाब का पानी लेकर ही लौटूंगा। इतना कहकर सौरभ झोपड़ी से बाहर निकल गया। सौरभ गांव की सीमा पर पहुंचा ही था कि सामने से गांव का प्रधान मिलता है। अरे सौरभ, इस समय कहाँ जा रहे हो? प्रधान जी, वो मैं लाल तालाब जा रहा हूँ। मैना ने बताया कि उसका इलाज लाल तालाब के जल में है। सौरभ की बात सुनकर प्रधान चौंक गया और डर से पीछे हट गया। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो सौरभ? ना जाने वो मैना है भी या नहीं, या फिर कोई जादुई चिड़िया भी तो हो सकती है, और तुम उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? मेरा मन कहता है प्रधान जी की वो सच कह रही है। पागल मत बनो, तुम्हारा बड़ा भाई वरुण समझदार था। उसने जानबूझकर उस मुसीबत को तुम पर टाल दिया और खुद धन बटोरता गया, और तुम यह मैना वैना को पालने में लगे हुए हो। अरे भाई, काम धाम करके आगे बढ़ो। सौरभ ने प्रधान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। अरे जाओ भाई जाओ, अपने भाई को रोको, वो लाल तालाब जा रहा है, उसकी जान को खतरा है। प्रधान की बात सुनकर वरुण और उसकी पत्नी परी जोर जोर से हंसने लगे। प्रधान जी, अब तो आपको सारी घटना समझ में आ ही गई होगी कि मैं कैसे धनवान बना। अब आपसे क्या ही छुपाना। अंडे के अंदर वही मैना थी जो मैंने उस सौरभ को दे दी। अब वो उसका पालन पोषण कर रहा है। अरे उसे तो उसी समय उस मैना को बाहर फेंक देना चाहिए था, लेकिन वो तो सेवा करने बैठ गया। अब तो हद हो गई है परी। लाल तालाब का पानी लेने चला गया। इससे बड़ा मूर्ख तो मैंने अपने जीवन में ना देखा। अरे कैसे भाई हो तुम? अरे तुम्हारा छोटा भाई मौत के मुंह में जा रहा है और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। प्रधान जी, रात बहुत हो गई है, आप भी अपने घर जाइए, सोइए, और हमको भी चैन से सोने दीजिए। सौरभ अब मेरा भाई नहीं रहा। मैं एक धनवान आदमी हूं और मैं गरीबों से कोई रिश्ता नहीं रखता। चलिए, शुभ रात्रि, नमस्ते, जाइए। प्रधान गुस्से से तमतमाता हुआ वहां से चला गया। सौरभ लाल तालाब की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक रास्ते में वही साधु मिल गया जो पहले वरुण से मिला था। रुको पुत्र, कहाँ जा रहे हो? सौरभ ने साधु को देखकर सारा हाल सुना दिया। अच्छा ये बात है, क्या तुम्हें पता है लाल तालाब में राक्षसी वास करती है? हाँ साधु महाराज, मैं सब जानता हूँ।
लेकिन मैं बस किसी भी तरह से मैना की जान बचाना चाहता हूँ। क्यों? एक साधारण पक्षी के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? इंसानियत के नाते साधु महाराज। सौरभ तालाब के पास पहुंचा। तभी जल से एक गंभीर आवाज गूंज उठी। इस तालाब का जल लेने से पहले एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। सौरभ ने पूरी घटना विस्तार से बताई। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज गूंजी। लोग अपने लाभ के लिए जल लेते हैं। तू पहला इंसान है जो एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर आया है। तुझसे कोई प्रश्न नहीं, जितना जल ले जाना है ले जा। सौरभ ने तुरंत कलश में पानी भरा और वापस अपनी झोपड़ी की ओर रवाना हो गया। झोपड़ी में मैना पक्षी अब भी उदास बैठी थी। सौरभ को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। तभी वहां प्रधान आ गया। अरे वाह सौरभ, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हो रही है। लगता है कि तुम पानी लाने में सफल रहे। हाँ प्रधान जी, मैं पानी ले आया। तभी वरुण और परी वहां पहुंच गए। अरे ये क्या? मैं तो ये सोच कर आया था कि अब तेरी मौत की खबर मिलेगी, लेकिन तू तो। सौरभ ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो सीधे कलश को मैना के आगे रखता है। हाँ, अब लो मैना, पहले तुम जल पियो। मैं तुम्हें इस हालत में और नहीं देख सकता। पियो पियो पियो, आराम से पियो। मैना ने जैसे ही जल पिया वो रंग बिरंगे प्रकाश में लिपट गई और देखते ही देखते एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। ये देखकर प्रधान, वरुण और परी की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ, तुम तो मतलब राजकुमारी अवनी हो। तभी अचानक रंग बिरंगे प्रकाश में वही साधु प्रकट हुआ। मैंने तुझसे कहा था, अंडे के अंदर जो कुछ भी मिलेगा उसे भी अपनाना होगा, तभी तेरा भाग्य बदलेगा। लेकिन मैना पक्षी तेरी किस्मत में थी ही नहीं। तूने उसे अपने हाथों से अपने छोटे भाई को सौंप दिया। साधु महाराज, आखिरकार ये सब क्या माजरा है? मैं बताती हूँ। मैं बहुत घमंडी थी। एक दिन जंगल में शिकार करते वक्त मैंने एक कबूतरी को मार दिया। यही साधु महाराज यह सब देख रहे थे। क्रोधित होकर इन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं एक घायल मैना में बदल जाऊंगी। इतना बोलकर वो चुप हो गई। कुछ देर बाद राजकुमारी ने फिर सिर झुकाकर कहना शुरू किया। जब मैंने क्षमा मांगी तो इन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति मुझे निस्वार्थ रूप से अपनाएगा, मेरी सेवा करेगा और लाल तालाब का जल लाकर मुझे पिलाएगा, तभी मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। इसीलिए मैंने वरुण को चेताया था, लेकिन उसने धन चुना और तूने सेवा। मेरे पिता बहुत प्रसन्न होंगे। मेरा कोई भाई नहीं है और मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। तुम ही इस राज्य के भावी राजा होगे। अरे क्या करूं अब मैं? क्या मैंने सच में अपनी किस्मत को अपने ही हाथों से उस भिखारी सौरभ को दे दिया था?
जीवन में कभी कभी हमारे सामने दो रास्ते आते हैं, एक जो आसान होता है और दूसरा जो सही होता है। वरुण ने सोने को चुना और सौरभ ने सेवा को। धन से आदमी अमीर हो सकता है, पर इंसानियत से वही राजा बनता है।